नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज से हम अपना करंट अफेयर्स का सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यूपीपीएससी की बात करें तो जून में होने वाला है और बीपीएससी की बात करें तो अक्टूबर में होने वाला है। दोनों में ही आपका सबसे ज्यादा जो पोर्शन पूछा जाएगा करंट अफेयर्स का, वो जनवरी से लेकर के इस साल जब तक वो एग्जाम होता है तब तक का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो पिछले 6 महीने के ही होते हैं। यह बात आपने भी गौर किया होगा और आपने भी यदि तैयारी की है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो जनवरी से करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग 1 जनवरी से करंट अफेयर जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। और इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, डेट वाइज नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि डेली 10 पॉइंट पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, डेली 10 पॉइंट पढ़ने से क्या होगा, याद रखने में आसानी होगी और कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, और करंट अफेयर्स जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। पहला जो पार्ट होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा उसका, जिसमें हम लोग पूरा फैक्ट्स के साथ पढ़ेंगे। टोटल फैक्ट्स होगा, टोटल डिटेल्स होगा, फुल एनालिसिस होगा और उसमें जो भी आपका उससे जुड़ा हुआ हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, आपका एनवायरमेंट है, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। जो स्टैटिक पोर्शन होगा वो भी हम लोग देखेंगे वहां पर, ताकि आपको कहीं भी और जाने की जरूरत ना पड़े। टोटल आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाए और जीएस भी वहीं पर कवर हो जाए। ठीक है, तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो पूरा का पूरा वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा और टोटल सीरीज देखिएगा। 10 मात्र पॉइंट हो गए हर एक वीडियो में और हर महीने का जो है आपका 150 से 200 पॉइंट होने वाला है, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। हर पॉइंट को हम लोग पूरे गौर से देखेंगे और लास्ट में आपका एक वन लाइनर का वीडियो में मैं दे दूंगा, जिसमें आपका 400-500 जो आपका मेन आपके पॉइंट्स होंगे वन लाइनर्स के लिहाज से, वो उसमें उपलब्ध होंगे हर महीने। ठीक है, तो 500 पॉइंट आपका वन लाइनर का हो जाएगा और इधर आपका 100 से 150 पॉइंट आपका डिस्क्रिप्टिव वाला हो जाएगा। उसके बाद कहीं से भी कुछ भी मतलब छूटने की संभावना मुझे नजर नहीं आती है। ठीक है, तो आप मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए, मस्ती में याद भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब याद हो जाएगा और आपका तैयारी भी हो जाएगा। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हर एक नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। और हमें भी आप कमेंट वगैरह कर करके जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो जरूर कहिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे, ताकि हम और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लाते रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सीरीज का लेक्चर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट है हमारा कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना। इसके बारे में यदि देखें तो प्रधानमंत्री के द्वारा यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन योजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इसमें महत्वपूर्ण है 450 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है इसे तैयार किया जा रहा है। ठीक है, यह जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं तो इसके कुछ फायदे हैं कि इसके द्वारा 21 लाख नए पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और तकरीबन 12 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन परिवहन क्षमता वाली यह जो है पाइपलाइन परियोजना है, जिसके माध्यम से कोच्चि स्थित तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल से मंगलुरु में प्राकृतिक गैस ले जाई जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत जो है वह 3000 करोड़ रुपए थी और इसके निर्माण के दौरान करीब 1.2 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजित किया गया। तो यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यह पूछा जा सकता है कि इस परियोजना की लागत कितनी है, तो 3000 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि एक राष्ट्र और एक ग्रिड की अवधारणा जो है, वन नेशन वन गैस ग्रिड कॉन्सेप्ट, यह क्या है। तो इसके तहत भारत के मुख्य भूभाग यानी कि मेन लैंड जो है उसमें पावर स्टेशनों और प्रमुख सब स्टेशनों को जोड़ने वाला एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क स्थापित किया जाना है तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में कहीं भी उत्पादित विद्युत अन्य संयंत्रों पर अन्य स्थानों पर मांग को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब देश में कहीं भी बिजली का उत्पादन हो और कहीं भी मांग हो तो उसको मांग वाली जगह तक पहुंचाया जा सके। यही है वन नेशन वन गैस ग्रिड कॉन्सेप्ट का मतलब। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है राष्ट्रीय ग्रिड के विकास के बारे में। इसका इतिहास जानना जरूरी है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में क्षेत्रीय आधार पर ग्रिड प्रबंधन का कार्य 60 के दशक में प्रारंभ हुआ था। शुरुआत में गैस ग्रिड क्षेत्रीय ग्रिड बनाने के लिए
राज्य ग्रिड परस्पर जुड़े हुए थे और भारत को 5 क्षेत्रों उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में बांटा गया था। अक्टूबर 1991 में उत्तर पूर्वी और पूर्वी ग्रिड को जोड़ दिया गया। मार्च 2003 में पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र को आपस में जोड़ा गया। इसके बाद अगस्त 2006 में उत्तर और पूर्वी ग्रिड को आपस में जोड़ा गया और इस प्रकार 4 क्षेत्रीय ग्रिड उत्तर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी ग्रिड को समसामयिक रूप से जोड़कर एक आवृत्ति पर कार्य करने के लिए केंद्रीय ग्रिड का निर्माण किया गया। 31 दिसंबर 2013 को 765 किलोवाट क्षमता की रायचूर सोलापुर ट्रांसमिशन लाइन की शुरुआत के साथ ही दक्षिणी क्षेत्र को समकालीन प्रणाली यानी कि सिंक्रोनस मोड में सेंट्रल ग्रिड से जोड़ा गया। इस प्रकार एक राष्ट्र एक ग्रिड एक फ्रीक्वेंसी को हासिल किया गया। ठीक है, तो यह जो है आपका मेंस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे हो सकता है डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया एक राष्ट्र एक ग्रिड प्रणाली क्या है, और हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको यहाँ से संदर्भ लेकर के आप इस्तेमाल इसका कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में देखते हैं। तो 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 6 जनवरी को इसका स्थापना दिवस होता है। पहले तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? तो यह भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में काम करता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत की गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत BIS को एक राष्ट्रीय मानक निकाय का दर्जा दिया गया और BIS एक्ट 12 अक्टूबर 2017 को लागू किया गया था। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए। भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों के मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन, चिन्हांकन और गुणवत्ता प्रमाणित गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास एवं इसके संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। मतलब कि उसका चिन्हांकन करता है, चिन्ह लगाता है, ठीक है, उसके बाद गुणवत्ता का देखरेख करता है और उसको स्टैंडर्डाइज करता है। ठीक है, यह 3 काम है इसके मानक ब्यूरो के। ठीक है, आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना। तो यह तो MPPSC के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बन रहे 600 मेगावाट वाली विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना वर्ष 2022-23 तक सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू कर देगी। अब सोच लीजिए, चूंकि विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है तो यह तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, वो भी भारत में बन रही है मध्य प्रदेश में, तो यह पूरे दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो बिल्कुल से बिल्कुल याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने उक्त परियोजना के विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक सहमति दे दी है और अनुमानित निवेश जो होगा उसमें इसकी जो कुल लागत आनी चाहिए वो 3000 करोड़ रुपए आनी चाहिए। इस परियोजना के तहत बांध में सोलर पैनल लगाकर लगभग 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि किस जिले में है, तो खंडवा जिले में। किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर। किस बांध पर, तो ओमकारेश्वर बांध पर। ठीक है, और कितना इसका क्षमता है, तो 600 मेगावाट। ठीक है, तो यह सब चीज जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। उसके बाद देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या है। तो इस परियोजना की विशेषता यह है कि इसमें सौर पैनल जो होगा वह जलाशय में पानी की तरह तैरेगा और इसीलिए इसको फ्लोटिंग सोलर पैनल कहा जा रहा है। साथ ही जब बांध का जल स्तर कम होगा तो यह स्वतः ही ऊपर और नीचे की ओर समायोजित हो जाएगा। इसका डिजाइन इस प्रकार से तैयार किया गया है कि पानी की लहरों और बाढ़ का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह जो है तकनीकी रूप से बहुत ही सक्षम है। आगे देख लेते हैं पेंगोलिन क्या है। पेंगोलिन के बारे में यदि देखें तो ओडिशा वन विभाग के द्वारा पेंगोलिन के अवैध शिकार और व्यापार की रोकथाम हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की सख्त निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। अब भैया पेंगोलिन चर्चा में है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। पेंगोलिन जो है वह पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव है। ठीक है, यहाँ पर आप फोटो देख रहे होंगे, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि सल्क किसको कहा जाता है। ऊपर से जो चमड़ी टाइप का रहता है ना, उसी को सल्क कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। साइट्स के अनुसार पेंगोलिन ऐसा स्तनपायी जीव है जिसकी खाने और पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल करने के लिए सबसे अधिक अवैध तस्करी होती है। मतलब इसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे जो है पारंपरिक दवाओं का निर्माण भी किया जाता है। दुनिया भर में पाई जाने वाली पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से 2 प्रजाति भारत में पाई जाती है
और कौन कौन सी प्रजाति है, तो एक है चीनी पैंगोलिन और एक है इंडियन पैंगोलिन, और ये अधिकतर जो है वो पूर्वोत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं इसकी संरक्षण स्थिति। तो संरक्षण स्थिति में यदि देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में चीनी पैंगोलिन को गंभीर संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। इसके बाद भारतीय पैंगोलिन को संकटग्रस्त के रूप में सूचित किया गया है यानी कि इंडेंजर्ड के रूप में, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है इसको परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है, परिशिष्ट 1 श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो यह जो है आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO। तो हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा नौसेना नवोन्वेष एवं स्वदेशीकरण संगठन की शुरुआत की गई है। यह तुरंत ही इसका फॉर्मेशन हुआ है तो यह जरूरी हो जाता है, चर्चा में भी है। नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद नवोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण दोनों पहलुओं के साथ लाएगी और शीर्ष स्तरीय निर्देश उपलब्ध कराएगी। तो यह जो है आपका नवोन्मेषण यानी कि जो आपका होता है, क्या बोलते हैं उसको, न्यू टेक्नोलॉजी के संदर्भ में ये हो गया, ठीक है। और ये स्वदेशीकरण यानी कि इंडिजिनाइजेशन, ठीक है। तो यह दोनों इसके द्वारा किया जाएगा। नेवल इनोवेशन एंड नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह जो है भारतीय नौसेना के द्वारा स्थापित किया गया है, नया संगठन है, ठीक है। और यह क्या करेगा, इनोवेटिव आइडियाज को एकत्रित करके और जितने भी आइडियाज होंगे उनका स्वदेशीकरण करेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद नवोन्मेष एवं स्वदेशीकरण दोनों पहलुओं को एक साथ लाएगी। मतलब एक तो तरफ तो इनोवेशन पर ध्यान दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो है ऐसे देशीकरण पर ध्यान दिया जाएगा, मतलब कि जो सामान बने वो भारत में ही बने, मेक इन इंडिया एक तरह से कह सकते हैं। तो इन दोनों को एक साथ लाएगा, ठीक है। और इन दोनों को एक साथ ला करके और शीर्ष स्तरीय निर्देश उपलब्ध कराएगा कि भैया कैसे ये किया जाए कि भारत में ही नौसेना से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं, वो सब भारत में ही बनाया जाए। NTAC के तहत एक कार्य समूह परियोजनाओं को कार्यान्वित करेगा। इसके अलावा त्वरित समय सीमा में उभरती बाधाकारी प्रौद्योगिकी के समावेशन के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास त्वरण प्रकोष्ठ का सृजन भी किया गया है, ठीक है। तो यह कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इतना याद रखिए कि NIIO जो है वह नौसेना से जुड़ा हुआ है और यह जो है आपका इनोवेशन और मेक इन इंडिया एक तरह से कह सकते हैं कि स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा, इंडिजेनाइजेशन को, ठीक है। आगे देख लेते हैं विश्व ब्रेल दिवस के बारे में। दुनिया भर में ब्रेल लिपि के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन किया जाता है। ब्रेल के बारे में, ब्रेल लिपि के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल जो होता है वह नेत्रहीन और दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली एक पद्धति होती है। यह दिवस ब्रेल लिपि के जनक फ्रांस के लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करता है, जिन्होंने वर्ष 1824 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो पहला तो लुई ब्रेल याद रखिएगा जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, दूसरा कब किया तो 1824 में किया। यह दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। और विश्व ब्रेल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा नवंबर 2018 में की गई। तो हाल ही में किया गया, 2-3 साल पहले, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं ट्राईफूड जनजातीय खाद्य पार्क, ठीक है। ट्राईफूड के द्वारा जो है यह स्थापित किया गया है जनजातीय खाद्य पार्क। तो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम या इसी को बोला जाता है आपका ट्राईफूड। उसने क्या किया, मध्य प्रदेश के 5 जिलों में ट्राईफूड जनजातीय खाद्य पार्क की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत जो है ट्राईफेड और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है यह। तो यह जो पहल है आपका जो MOU साइन किया गया है, यह फूड पार्क जो होगा, जनजातीय खाद्य पार्क जो होगा, वह जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत होगा। इसके बाद देखते हैं ट्राईफूड पार्क
खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में काम करेंगे, यानी कि फूड प्रोसेसिंग का काम ये करेगा। इसका लक्ष्य लघु वनोपज को बढ़ावा देना है, मतलब जो माइनर प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको बढ़ावा देना इसका काम है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2020 में वन धन योजना के तहत शुरू किया गया था। ट्राईफूड पार्क में वन धन केंद्रों से कच्चे माल की खरीद की जाती है और प्रसंस्करण के बाद उत्पादों को ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स के माध्यम से देश भर में बेच दिया जाता है। मतलब कि कच्चा माल लेंगे हम लोग, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट एरिया से हम लोग कच्चा माल लेंगे और उसका फिर प्रोसेसिंग करके और जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसको फिर जो है विभिन्न ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स के माध्यम से देश भर में बेचा जाएगा। लघु वनोपज के लिए, वनोपज का क्या मतलब, वन उपज, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आदिवासी मामलों के मंत्रालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसे मंत्रालय के अधीन एक मूल्य निर्धारण समिति के द्वारा प्रति 3 वर्ष पर संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वह कौन तैयार करता है? आदिवासी मामलों का मंत्रालय जो है वह घोषित करता है। तो याद जरूर रखिएगा, कृषि के लिए अलग होता है और यहाँ पर अलग होता है एमएसपी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ यानी कि ट्राइफेड आखिर है क्या? तो वर्ष 1987 में इसका गठन किया गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है। तो याद रखिएगा मंत्रालय का नाम। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्राइफेड पर बराबर जो है न्यूज आते रहता है, बराबर ये एमओयू वगैरह साइन करते रहता है। आगे देख लेते हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा प्रत्येक आवेदक को अपनी पसंदीदा 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी एक में निःशुल्क IDN यानी कि इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम का विकल्प देने की घोषणा की गई है। मतलब अब जो है भारतीय भाषा में, भारतीय भाषा जितने भी है 22 भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में, और इन सभी भाषाओं में जो है आपका फ्री में, निःशुल्क यानी कि फ्री में आपका इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम दिया जाएगा। निःशुल्क IDN जो होगा वह आवेदक के द्वारा बुक किए गए प्रत्येक IN डोमेन के साथ उपलब्ध होगा। जैसे आप देखते होंगे .in लिखा होता है डोमेन के अंत में, कोई भी जो आपका वेब एड्रेस होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है, उसके लास्ट में आप देखते होंगे IN लिखा होता है। IN जो है वो इंडिया को सूचित करता है। ठीक है, तो इसके साथ IN डोमेन के साथ जो भी आपका लेना होगा वो आप भारतीय भाषा में ले सकते हैं। यह प्रस्ताव भारत यानी कि IDN डोमेन नाम और स्थानीय भाषा सामग्री के प्रसार को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं NIXI क्या है? तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया भारत के नागरिकों को इंटरनेट तकनीक के प्रसार हेतु वर्ष 2003 से कार्यरत एक गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिटियर ऑर्गेनाइजेशन है। 2003 से यह काम कर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं यक्षगान के बारे में। यह तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछा जाता है यक्षगान के बारे में, तो जरूर से जरूर इसके बारे में पूरा पढ़ना चाहिए। और न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में साधु कोठारी नामक यक्षगान कलाकार का मंच पर प्रदर्शन करने के दौरान ही निधन हो गया, इसलिए यह चर्चा में। यक्षगान का शाब्दिक अर्थ होता है यक्ष के गीत। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में। यक्षगान कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्नाटक में यह परंपरा लगभग 800 वर्ष पुरानी मानी जाती है। विषय वस्तु देख लेते हैं, तो इसका जो विषय वस्तु होता है वह मिथकीय कथाओं तथा पुराणों, विशेष तौर पर रामायण एवं महाभारत पर आधारित होती है। ठीक है, तो यह जो पुराने ग्रंथ होते हैं, आपका रामायण महाभारत हो गया, या फिर जो पुरानी कहानियां होती हैं, पुराणों से जुड़ी हुई कहानियां होती हैं, जो ओल्ड मिथक होते हैं, ठीक है, उनके बारे में यह विषय वस्तु अपनाती है। ठीक है, इसे प्रदर्शित करने वाले कलाकार समृद्ध डिजाइनों के साथ चटकीले रंग बिरंगे परिधानों एवं विशाल मुकुट का उपयोग करते हैं। यह संगीत, नृत्य, भाषण और वेशभूषा का एक समृद्ध कलात्मक मिश्रण है। इस कला में संगीत, नाटक के साथ साथ नैतिक शिक्षा और जन मनोरंजन जैसी विशेषताओं को भी महत्व दिया जाता है। यक्षगान की कई समानांतर शैलियां हैं जिसकी प्रस्तुति आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में की जाती है। आमतौर पर इसकी कथाएं कन्नड़ में सुनाई जाती है। इसके अलावा मलयालम और तुलु जो है वो दक्षिण कर्नाटक की एक बोली है, इसमें भी इसका वर्णन किया जाता है। तो किन किन भाषाओं में इसका वर्णन किया जाता है यह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ इसका जो आपका समानांतर शैली है वो इस्तेमाल किया जाता है यह भी याद रखिएगा। और मेनली यह यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। ठीक है, आगे देख लेते हैं तुलु के बारे में। तो तुलु क्या है? तो एक द्रविड़ भाषा है। तुलु जो है वह एक द्रविड़ भाषा है जिसे बोलने समझने वाले लोग मुख्यतया कर्नाटक के 2 तटीय जिलों और केरल के
कासरागोड जिले में रहते हैं। केरल के कासरागोड जिले को सप्तभाषा संगम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक पॉइंट पर आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाते हैं, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, यदि डीप से पूछना चाहे तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खास करके यूपीएससी और पीसीएस में। तो सप्तभाषा संगम भूमि जो है वह केरल के कासरागोड जिले को कहा जाता है। तुलु जो है वह इन 7 भाषाओं में से एक है। सप्तभाषा नाम हो गया मतलब 7 भाषा, तो इन 7 भाषाओं में से एक है आपका तुलु। तुलु भाषा में उपलब्ध सबसे पुराने अभिलेख जो है वह 14वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में अवधि के हैं, ठीक है, बीच की अवधि के हैं। आगे देख लेते हैं रंगमंच का रूप। रंगमंच का रूप जो है देश भर में वो देख लेते हैं। यह भी इसके बारे में तो क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, अलग अलग आपका रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इन सब में जो और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। पीसीएस में भी पूछा जाता है, कभी कभार आपका 4 दे देगा और उसमें बोलेगा कि आप टिक लगाइए कि कौन सा किससे, या फिर मेल करने के लिए देगा। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश, ये यूपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नौटंकी उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसकी विषय वस्तु प्रेम प्रसंग युक्त फारसी साहित्य पर आधारित होती है। तो फारसी साहित्य याद रखिएगा और प्रेम प्रसंग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है तमाशा। तमाशा जो है वह महाराष्ट्र में होता है। इसका विकास गोंधल, जागरण और कीर्तन जैसे लोक कला के रूप से हुआ है। नेक्स्ट है भवई। भवई गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत सामाजिक अन्याय को व्यंग के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है आपका जातरा। जातरा जो है वह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी बिहार में मनाया जाता है। तो बीपीएससी वाले जो झारखंड वाले हैं, पश्चिम बंगाल वाले हैं, वो सब याद रखिए कि इसकी उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप बंगाल में हुई थी और प्रारंभ में चैतन्य यानी कि गौड़ीय वैष्णववाद के आध्यात्मिक संस्थापक के प्रभाव के कारण इसे कृष्ण यात्रा के रूप में भी जाना जाता था। आगे देख लेते हैं कुटियाट्टम। कुटियाट्टम यह जो है वह केरल में मनाया जाता है, नाम से ही लगता है। कुटियाट्टम जो है वह आपका जैसे मोहिनी अट्टम हम लोग देखते हैं उसी तरह से कुटियाट्टम है, यह केरल में मनाया जाता है। यह संस्कृत नाट्य परंपरा पर आधारित केरल का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। लगभग 2000 साल पुरानी परंपरा होने के कारण यूनेस्को के द्वारा 2001 में इसे मानवता की मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियों की सूची में भी शामिल किया गया। तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुटियाट्टम। मैंने तो पहले नाम नहीं सुना था, हो सकता है आपने सुना हो, तो याद जरूर रखिएगा, ठीक है। मुडियट्टू। मुडियट्टू भी जो है वह केरल का है। यह केरल के पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक नाट्य है। इसका विषय देवी काली और राक्षस द्वारिका के मध्य युद्ध पर आधारित होता है। यह अनुष्ठान भगवती या भद्रकाली पंथ का एक हिस्सा है। इसके बाद देखते हैं भावना। भावना जो है वह असम में मनाया जाता है और यह श्रीमंत शंकर देव जो कि एक असमिया संत विद्वान थे उनकी रचना पर आधारित है। और ये नाटक वज्रावली जो असमिया और मैथिली मिश्रित एक अद्वितीय भाषा है उसमें लिखे गए हैं, मतलब वज्रावली भाषा में लिखे गए हैं और मुख्य रूप से हिंदू देवता कृष्ण पर केंद्रित होते हैं। तो भावना जो है वह कृष्ण पर केंद्रित है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं माच या माचा। यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो यह जो है एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मध्य प्रदेश का संगीतमय लोकनाट्य है। इसमें पौराणिक कथाओं, वीरतापूर्ण ऐतिहासिक प्रसंगों एवं प्रेमाख्यानों से संबंधित विषयों का मंचन किया जाता है। आगे देखते हैं भांड पाथेर कश्मीर। भांड पाथेर कश्मीर, यह कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है जो कृषक समुदाय से गहराई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो भांड पाथेर कश्मीर से है, यह भी याद रखिएगा। तो विभिन्न देश में जो है विभिन्न जितने भी रंगमंच के रूप है वो हम लोगों ने देखा। तो करंट अफेयर्स केवल करंट अफेयर्स नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है स्टैटिक भी आपको जानने को मिल जाती हैं और खास करके मेरे करंट अफेयर्स में तो बिल्कुल ही मिल जाती है क्योंकि मैं डिटेल्ड विश्लेषण करता हूँ। वो मतलब ऐसे वैसे ऊपर से चल दिए वैसा मेरा काम नहीं होता है। विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक के बारे में देखते हैं, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स FAO के बारे में। संदर्भ देख लेते हैं तो खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी खाद्य मूल्य सूचकांक यानी कि फूड प्राइस इंडेक्स ने दिसंबर 2020 में औसतन 107.5 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि एक साल पहले नवंबर 2020 का आंकड़ा देखें, सॉरी एक महीना पहले नवंबर 2020 का आंकड़ा देखें तो यह 2.3 पॉइंट से मतलब बहुत ही कम था। तो यह जो है अचानक से उछाल आया है, इसलिए यह चर्चा में है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो आपका सूचकांक है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इंडेक्स के बारे में देख ले तो इसे
वर्ष 1996 में वैश्विक कृषि वस्तु बाजार के विकास की निगरानी में मदद के लिए सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था। FAO फूड प्राइस इंडेक्स FFPI खाद्य वस्तुओं की टोकरी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मासिक बदलाव का एक मापक है। मतलब कि जो आपका खाद्य वस्तु है, फूड से जुड़ा हुआ जो भी मटेरियल है, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में बदलाव होता है, मंथली जो चेंज होता है, उसको यह मापता है। ठीक है, यह अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी की टोकरी के मूल्यों में हुए परिवर्तनों को मापता है। तो इसमें जो है अनाज हो गए, सीरियल्स हो गए, इसके बाद तिलहन हो गया, डेयरी उत्पाद हो गया, मांस हो गया और चीनी हो गया। तो इन सब के मूल्यों में जो वैश्विक स्तर पर जो चेंज आता है मंथली, उसको यह मापता है इंडेक्स। इसका आधार वर्ष क्या है? तो 2014-16 है, यह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आधार वर्ष क्या है? 14-16। अब देख लेते हैं FAO के बारे में। तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तो यह चूंकि UN के अंतर्गत है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1945 में स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, बहुत पुराना संगठन है। प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आया। FAO की स्थापना की वर्षगांठ की याद में यह दिवस मनाया जाता है। भारत ने FAO 16 अक्टूबर 2020 की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया था। इसके बाद देखते हैं तो यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है जो रोम, इटली में अवस्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में स्थित है, इटली में। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष जो है वह भी इसमें शामिल है। ठीक है, याद जरूर रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं FAO की पहल क्या क्या है, मतलब इसने क्या क्या काम किया है अभी तक। तो विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, यह जो है आपका इसने तैयार किया है FAO ने। इसके अलावा विश्व में मरुस्थलीय टिड्डी की स्थिति पर नजर रखता है यह। FAO और WHO के खाद्य मानक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मामलों के संबंध में कोडेक्स एलिमेंट्रिस आयोग उत्तरदायी निकाय है। ठीक है, तो यह सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। खाद्य एवं कृषि के लिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पर अंतरराष्ट्रीय संधि को वर्ष 2001 में FAO के 30वें सत्र में अपनाया गया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यह जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, या फिर आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। और इस जनवरी का ये करंट अफेयर्स है, और जनवरी का हम लोग टोटल इसमें 150 से 200 करंट अफेयर्स का इसी तरह का पॉइंट जो है वो पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद एक मैराथन वीडियो में निकालूंगा, उसमें सारा एक साथ होगा। ठीक है, तो यह सारा काम जो है वो 5 दिन के अंदर मुझे कर देना है। और यदि ये सब नोट्स जो है वो आप लेना चाहते हैं, PDF इसका लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9525360283 पर। ठीक है, ये नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, तो इस नंबर पर आप कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे भी देखेंगे इसका टोटल आगे का करंट अफेयर्स 10 और पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप पहले से नहीं जानते थे, तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने को प्रेरित हो सके। और आपको भी सब्सक्राइब कर लेंगे और ये घंटी का आइकॉन दबा देंगे तो आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी हम नए वीडियो लाएंगे। तो यह जो श्रृंखला है हमारी वो चलती रहेगी, करंट अफेयर्स का श्रृंखला, और आप इससे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।